नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 2, राजा और उनके राज्य। मानचित्र 1, ब्राह्मी शताब्दी, 7वीं से 12वीं शताब्दी के प्रमुख राज्य। मानचित्र में गुर्जर, प्रतिहार, राजपूत, पाल, चोल, चामान स्थान निर्धारित कीजिए। क्या आप उन राज्यों की पहचान कर सकते हैं जिन पर उनका नियंत्रण था? 7वीं सदी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं सदी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया है। एलोरा की गुफा 15 का विभिन्न चित्र, जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। यह राजकोट काल की कृति है। क्या आपके विचार में उस दौरान हुए एक शासक के बनने के लिए क्षेत्रीय के रूप में पैदा होना महत्वपूर्ण था? चलिए नजर डालते हैं। नए राजवंशों का उदय। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने महंत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर इत्यादि घोषित करते थे। इस तरह एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का एक था। शुरुआत में वो कर्नाटक चालुक्य राजाओं के अधीन थे। 18वीं सदी के मध्य एक राजकोट प्रधान दंतदुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। यह अनुष्ठान कई ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया। यह माना जाता है इससे यजक जन्मा क्षत्रिय होते थे और क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त करते थे। उदाहरण के तौर पर परिवारों के पुरुष ने अपने राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कंदम मसियोरम और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने एक परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया। क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। राज्यों में प्रशासन। इन नए राज्यों में कई महाराजधानियाँ, त्रिभुवन चक्रवर्ती और इस तरह के कई अन्य भारी भरकम उपाधियाँ धारण की, लेकिन इस तरह के दावे के बावजूद वे अपने सामंतों के साथ साथ किसान, व्यापारी, ब्राह्मणों के संगठन के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। प्रशासन का यह रूप आज की व्यवस्था से किन मायने में भिन्न था, चलिए देखते हैं। इन सभी राज्यों के उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इसके अवसर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए माना या बाध्य किया जाता था। कर 400 कर। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिले हैं। इससे अधिकतम उल्लेखित कर वह वृद्धि नकद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी जबरन श्रम और कदमाई यानी भू राजस्व थे। मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर, ताड़ के पेड़ पर चढ़ने की सीढ़ी इस्तेमाल करने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति उत्तराधिकारी हासिल करने के लिए लगने वाला कर इत्यादि। ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनाते थे। साथ ही मंदिर और दुर्ग निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन योद्धाओं को लड़ने के इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने तथा जमीन और व्यापारिक मांगों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे हैं जो शब्दतः सत्य नहीं होते सकते, लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाने चाहते थे। मिसाल के तौर पर शूरवीर विजय योद्धा के रूप में ये दोनों ब्राह्मणों की रची गई थी,
जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। इन अभिलेखित इलाकों में कुछ मानचित्र एक को में ढूंढने की कोशिश करें। दूसरे राजाओं ने भी इसी तरह के दावे किए थे। आपके विचार में ऐसे दावे उन्होंने क्यों किए होंगे? मानचित्र 2, थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ ताम्रपत्रों का एक संग्रह, जिसमें 9वीं सदी के एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है। जिन कड़ियों के पत्र जुड़े हैं उन राजस्व मोहर लगी है, जो यह बताने के लिए है कि यह प्रमाणित दस्तावेज है। नाणभट्ट की उपलब्धियाँ। कई शासकों के प्रशस्ति ने अपनी उपलब्धियों का बयान किया। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति प्रतिहार नरेश नाणभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। आंध्र, श्वेत विदर्भ और कलिंग के राज्यों के आगे तभी धाराशाही हो गए जब राजकुमार थे। कन्नौज के शासक चक्र युद्ध को विजयित किया। उन्होंने वंश अर्गत, मालवा, किरात और मत्स्य राजाओं को पराजित किया। राजा लोग प्रायः ब्राह्मण को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। वे ताम्रपत्रों पर अभिलेखित होते थे जो भूमि पाने वाले को कर दिए जाते थे। भूमि के साथ साथ क्या दिया जाता था? हमने मिट्टी के मेढ़े बनाकर रथ की कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया। इस भूमि पर ये नए बीज, फसल, वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचे, फलीदार पेड़ आदि जिस तरह भूमि मिलती है वह इससे कर वसूल करते थे। न्यायाधिकारियों तथा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल करता था। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने कपड़ों पर लगने वाला कर आदि। वह पकी ईंटों के ऊपर माले कमरे बनवा सकता था, बड़े छोटे कुएं खुदवा सकता था, पेड़ की झाड़ियाँ कटवा सकता था, सिंचाई नहर बनवा सकता था आदि। 12वीं सदी में एक बृहद संस्कृत काव्य की रचा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसमें कल्याण नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। कल्याण ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेज, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णन से पहले इतिहासकारों समेत अन्य तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखकों से विभिन्न या अक्सर शासकों की उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है। इसलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था। धर्म के लिए युद्ध। आपने गौर किया होगा कि इसमें शासक राजवंश आधार कई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे पर नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। मानचित्र 1 देखें। कारण बताएं कि जिसके चलते शासक कन्नौज और गंगा के ऊपर नियंत्रण चाहते थे। मानचित्र 1 को दोबारा देखिए, विचार विमर्श कीजिए। चाहमानों ने अपने इलाकों का विस्तार क्यों करना चाहा होगा? चलिए नजर डालते हैं। गुर्जर, प्रतिहार, राजपूत, पाल वंश शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। चूंकि लंबी लड़ाइयाँ चलती रही, 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकार ने प्रायः त्रिपक्षीय संघर्ष किया। शासकों ने बड़े मंदिर का निर्माण करवा कर अपनी सत्ता संसाधनों का प्रदर्शन का प्रयास किया। इसलिए वे जब एक दूसरे का आक्रमण करते थे तो मंदिर को भी अपना निशाना बनाते थे। अफगानिस्तान के गजनी महमूद ऐसा ही एक शासक था। उसने धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित उपमहाद्वीप के 17 बार हमला किया। उसका निशाना संपन्न मंदिर, जिसमें गुजरात सोमनाथ भी शामिल था, मौजूद धन उठा ले गया। उसकी बहुत बड़ा हिस्सा गजनी की एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। युद्ध करने वाले राजाओं में चाहमान भी थे। चौहान के रूप में जाने जाते थे। वे दिल्ली के अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर
अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार किया। उन्होंने गुजरात और चालुक्य और पश्चिम उत्तर प्रदेश गढ़वाली टक्कर लेनी थी। चाहमान शासक पृथ्वीराज तृतीय 1168 से 1192, जिसने सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 92 में उसके हाथों हार गया। चोल राज्य नज़दीक से एक नज़र। उदयपुर तंजावुर तक। चोल वंश सत्ता में कैसे आया? कावेरी डेल्टा में मधुमेह नामक एक प्रसिद्ध छोटे मुखिया परिवार की सत्ता थी। वैसे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के महान थे। अय्यर चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयमाल 9वीं सदी के मध्य मटियारों को हराकर डेल्टा पर कब्जा जमाया। दक्षिण भारत। चोल और राज उसके पड़ोसी विजयवाल उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीतकर उसका राज्य अपने क्षेत्र में शक्ति दोनों रूपों में बढ़ाया। दक्षिण और उत्तर पड़ियार पल्लव इसके राज्य का हिस्सा बन गए थे। राजा प्रथम अपने शक्तिशाली चोल शासक बन गया। 985 में राजा बना। इसके ज़्यादातर क्षेत्रों में अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने गंगा घाटी, श्रीलंका, दक्षिण पूर्वी एशिया दोनों पर हमला किया। इस अभियानों के लिए एक जल सेना भी बनाई। भव्य मंदिर और कांस्य मूर्तिकला। राजा राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजावुर गढ़गोलम मंदिर स्थापत्य एवं मूर्तिकला की दृष्टि में एक चमत्कार है। चित्र 1 गंगाईकोट चोलपुरम का मंदिर। छत जिस तरह से क्रमशः पतली होती थी, ऊपर गौर करें। बाहरी दीवारों पर सजने के लिए पत्थर को जो प्रतिमाएं अलंकृत की गई, उन्हें भी देखिए। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास के विपरीत होने वाली बस्तियों के केंद्र थे, शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा बनाई गई थी। भूमि के संपन्न थे। इस भूमि पर उपज सारे विशेषज्ञों का निर्वहन करने में खर्च होती थी, जो मंदिर के आसपास में रहने के लिए उन्हें काम के लिए करते थे। पुरोहितों, मालाकार, बावर्ची, संगीतकार, नृतक। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना स्थान नहीं थे, वे धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन का केंद्र थे। मंदिर के साथ जैसे शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार के सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। चित्र 4 एक चोल कांस्य प्रतिमा जिसकी सावधानी से अलंकृत किया गया, इस पर गौर कीजिए। ज़्यादातर प्रतिमाएं देवी देवताओं की होती थीं, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की बनाई गई थी। कृषि और सिंचाई। चोल की उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। मानचित्र 2 गौर कीजिए। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी से मिलने से पहले छोटी नदी शाखाओं में बढ़ जाती है। शाखाओं का पानी कृषि, विशेष चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता मुहैया कराता था। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्से में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं और 6वीं सदी के आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो गई। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तट बनाए गए। पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण कराया गया। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसल उगाई जाती थी। कई जगह फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए पद्धतियाँ अपनाई गईं। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए। अन्य जगहों में बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। चित्र 5 9वीं सदी तमिलनाडु एक जलद्वार
हौज से नदी की शाखाओं से पानी प्रवाह को इसके जरिए नियंत्रण किया जाता था। इस पानी से खेत सींचे जाते थे। जलद्वार पारंपरिक रूप से एक लकड़ी का धात बात है जो आमतौर पर पानी के स्तर को नियंत्रित और नदियों और नहरों में दर प्रवाह को संचालित करता है। स्मरण में सिंचाई कामकाज योजना का जरूरत होती थी, जैसे श्रम संसाधनों में व्यवस्थित करना, कामों की देखरेख आदि। ज़्यादातर नए शासकों के साथ साथ गांव में रहने वाले लोग इन गतिविधियों पर सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखाई। साम्राज्य का प्रशासन किन प्रकार संगठित था? किसानों की बस्तियां जो कहलाती थी, सिंचित खेती बहुत समृद्ध हो गई। इस तरह के गांव में सामूहिक नड्डू कहा जाता था। ग्राम परिषद नड्डू न्याय करने, कर वसूलने जैसे प्रशासनिक कार्य करते थे। कई धनी बोझ राजस्व चोल राजाओं के सम्मान में मुदेवल्स अय्यर जैसी उपाधियों भी केंद्र महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। भूमि के प्रकार: बेलवाइनी, ब्रह्मोदय, सालाभोगा, वेदांत और लिच्छित्वा। हमने देखा है ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मोदय प्रदान किए जाते थे। फलस्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्से ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। तमिलनाडु तिरुपति जिले के विरोध प्राप्त अभिलेख की बात पर संस्कृत का वर्णन है। ब्राह्मण की सभा का संगठन कैसे था? सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचे, मंदिर इत्यादि देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां बनाई गई थी। क्या आपको लगता है कि महिलाएं इन सभाओं में हिस्सेदारी करती थीं? क्या आप समझाते हैं कि समितियों सदस्यों चुनावी के लिए लॉटरी का तरीका उपयोगी होता है? क्या इन पूर्वे में ब्राह्मण थे जिनकी तरह इन गतिविधियों पर चल रही थी? उनका वर्णन करें। आपके ख्याल से अभिलेखों में इन सब का उल्लेख क्यों नहीं किया गया? चलिए देखते हैं। अभिलेख और लिखित सामग्री। सभा सदस्य के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां उन्हें प्रशासन मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। यदि वह पिछले 3 साल में समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी समिति का सदस्य नहीं बन सकता। अभिलेखों में राजा और शक्ति संपन्न पुरुष के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन जानना खासा मुश्किल है। साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इन राज्यों में कैसा था? 12वीं सदी के तमिल कृति पेरियपुरम एक ऐसा उदाहरण है। लाल काली मुर्गे पटने से तोड़ के दिन काम आने वाले हरी आदि। वीर शब्द सामंत मंदिर नड्डू सभा। कल्पना करें आप एक सभा के चुनाव में मौजूद हो। जो कुछ आप देख और सुन रहे हैं उसका वर्णन कीजिए। फिर याद करें, जोड़े बनाओ। त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे 3 पक्ष कौन कौन से थे? चोल साम्राज्य सभा की समिति का सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें क्या होनी चाहिए थी? चाहमानों के नियंत्रण में आने वाले 2 प्रमुख नगर कौन कौन से थे? आइए समझें। राजकोट कैसे शक्तिशाली बने? नए राजवंशों की स्वीकृति हासिल करने के लिए क्या किया? तमिल क्षेत्र में किस तरह की सिंचाई व्यवस्था का विकास हुआ? चोल मंदिरों के साथ कौन कौन सी गतिविधियां जुड़ी? आइए विचार करें। मानचित्र को दोबारा देखें। तलाश करें कि जिस प्रांत में आप रह रहे हैं उसमें कोई पुरानी राजसियां थी या नहीं। जिस तरह के पंचायती चुनाव हम आज देखते हैं उसमें उत्तर मेरू के चुनाव किस तरह से अलग थे। आइए करके देखें। इस अध्याय में दिखलाए गए मंदिरों से अपने आसपास के किसी मौजूदा मंदिर की तुलना करें।
जो समानताएं या अंतर आप देखते हैं, पाते हैं, उसे बताएं। आज के समय में वसूले जाने वाले करों के बारे में जानकारी हासिल करें। क्या ये नकद के रूप में है, वस्तु के रूप में, या श्रम सेवाओं के रूप में? लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाएं। वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।